नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर की हम शुरुआत करें, मैं आप लोगों से एक हार्दिक निवेदन करता हूं, तुरंत अभी और इसी वक्त कमेंट में तबीयत से नमो नमो लिख दें, कि क्योंकि जहां एक तरफ किसान संगठनों से लेके तमाम वामपंथी भी जो हैं, जेएनयू वाले भी हैं, मोदी जी की बुराई करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और जितना हो सके उतना प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन कम से कम इस देश में जो सच्चे देशभक्त हैं वो इस समय अगर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों तो वो इस समय सबसे आवश्यक है, क्योंकि अब मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके कारण पूरी दुनिया में मोदी जी की वाह वाह हो रही है और उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहद जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि मामला बेहद बड़ा है और चीन को करारा जवाब मुंह पर थप्पड़ दिया है भारत ने, वो भी घुमा कर कैसे, वो आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कमेंट में लिखें नमो नमो। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी से जब मिले थे इमैनुअल मैक्रोन से कुछ साल पहले, तब उन्होंने जो उनसे वादे करे थे उनको निभाने में कोई भी कसर छोड़ी नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर फ्रांस ने भारत का समर्थन करते हुए चीन को जहां तगड़ा झटका दिया है, वहीं ड्रैगन को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कूटनीतिक सलाहकार ने चीन पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा कि फ्रांस कश्मीर मुद्दे पर भारत का ही समर्थक रहा है और अन्य किसी देश का समर्थक नहीं है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल संगठन है, उसमें चीन को कोई भी प्रक्रियागत खेल खेलने की अनुमति फ्रांस ने नहीं दी। कि अक्सर चीन क्या करता था कि यूएनएससी में अपनी सीट के परमानेंट सीट होने के बहाने जो दबदबा बनाने की कोशिश करता था चीन, उसमें फ्रांस ने चीन को वो दबदबा बनाने की अनुमति ही नहीं दी। आपको बता दें कि फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक वार्षिक संवाद के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार इमैनुअल बोन इस समय भारत दौरे पर आए हुए हैं। इमैनुअल बोन ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे सीधे कहा कि भारत के समक्ष प्रत्यक्ष खतरे को लेकर हम हमेशा बेहद स्पष्ट रहे हैं, चाहे वो कश्मीर समस्या ही क्यों न हो। हम सुरक्षा परिषद में भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं। हमने चीन को किसी भी तरीके का प्रक्रियात्मक खेल खेलने नहीं दिया, क्योंकि चीन की आदत है कि जिस संस्था में चीन को जगह मिल जाए उस संस्था के अंदर चीन अपना दबाव जरूर बनाता है, क्योंकि चीन का व्यापार बहुत देशों के साथ है। अब उस व्यापार को हटाने की जो चीन जो देता है धमकी, उसके कारण कई देश अक्सर चीन के कारण दब जाते हैं। लेकिन फ्रांस ने बिल्कुल भी दबने से इनकार कर दिया और यूएनएससी के अंदर चीन की किसी भी चालबाजी को आगे नहीं चलने दिया। जब बात हिमालय के क्षेत्रों की आती है तब आप हमारे बयानों की चाहे तो जांच कर लें, हम पूरी तरह से स्पष्ट रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यानी चीन का अगर जो है उनका सुरक्षा परिषद का अगर सलाहकार आते हैं फ्रांस राष्ट्रपति का, तो ऐसे में अगर वो आके ये बात कहते हैं कि अगर हिमालय के क्षेत्रों की बात आती है तो आप चाहें तो हमारे बयानों की जांच कर लें, हम पूरी तरह से स्पष्ट रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा संतुष्ट करने वाली है और सीधे सीधे ये बताती है कि किस प्रकार आज यूरोप के अंदर भी भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो कूटनीति है, उसकी तूती कितनी जमकर बोल रही है। फ्रांसीसी नौसेना के ताइवान जल मरुमध्य में गश्त करने वाली एकमात्र यूरोपीय नौसेना होने का जिक्र करते हुए इमैनुअल बोन ने कहा कि ये उकसावे के तौर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर डालने के लिए है। फ्रांस ने यह कहा कि हमें आगे टकराव की ओर नहीं बढ़ना है बल्कि हमें संतुलन बनाकर चलना है ताकि सब कुछ शांति के साथ हो सके। तो फ्रांस ने एक तरीके से चप्पल को पहले भिगोया चाशनी में और उसके बाद चीन के मुंह पर थप्पड़ मारा। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित फ्रांस और भारत स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के साझेदार विषय पर अपने संबोधन में इमैनुअल बोन ने कहा कि फ्रांस क्वाड यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो समूह है उसके करीब है और भविष्य में उनके साथ कुछ नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है। यानी कि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो भारत की टेरिटोरियल क्लेम है, वहाँ पर फ्रांस इस समय पूरा भारत का समर्थन कर रहा है चीन के अगेंस्ट में। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ ऐसा हुआ कि हर भारतीय के लिए ये गौरवपूर्ण क्षण बन गया। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। गौरतलब है कि ऐसा होने के पीछे भारत का दुनिया के इस शक्तिशाली समूह में एक बार फिर 2-2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य बनना है। बता दें कि भारत के अस्थायी तौर पर कार्यकाल शुरू होने पर तिरंगे को लहराया गया। तिरंगा लगाने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत
टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत आतंकवाद जैसे मानवता के दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकासशील देशों की आवाज़ हमेशा भारत उठाता रहेगा। और गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। वहीं भारत के अलावा अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के झंडे भी इस विशेष समारोह के दौरान लगाए गए। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इन अस्थायी सदस्यों में एस्टोनिया, नाइगर, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम और तथा 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ इस परिषद का हिस्सा होंगे। बता दें कि साल की शुरुआत में ही भारत की सदस्यता को 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों, अगर यदि आपको मालूम ना हो तो एक बार बता देता हूं कि नेहरू के काल में यूएनएससी की सीट भारत को ऑफर करी गई थी, लेकिन नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई की जो इनकी चपड़गंजू पॉलिसी थी उसके तहत यूएनएससी की परमानेंट सीट उठाकर चीन के हिस्से में सौंप दी और चीन जाकर यूएनएससी का सदस्य बन गया। यूएनएससी का सदस्य बनना दुनिया के जो रक्षात्मक मामले होते हैं, जो युद्ध से भी संबंधित मामले होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जो यूनिट है वो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उसमें परमानेंट सीट चीन को दिलाकर नेहरू ने जो देश का जो बेड़ा गर्क किया वो तो खैर कर ही दिया, लेकिन अब मोदी जी अपने समय में तो जो विकास कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ जो पुराने जो दलदल जो गाड़ के गए हैं कांग्रेस सरकार के दौरान, उनको भी ठीक करना मोदी जी की जिम्मेदारी बन चुका है। बता दें कि अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और फिर 2022 में 1 महीने के लिए इस परिषद की अध्यक्षता करेगा। इस परिषद का अध्यक्ष हर सदस्य 1 महीने के लिए बनता है, जो देशों के अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार तय किया जाता है। झंडा लगाने की परंपरा की शुरुआत कजाकिस्तान ने 2018 में शुरू करी थी। अब दोस्तों, इसी बीच एक और जो बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि भारत ने चीन को घातक चेतावनी दे दी है। अग्नि मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कहते हैं कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, परंतु चीन वो बला है कि शैतान के राजपाट पर भी कब्जा जमा के कह दे कि ये इलाका हमारा है। एक तरफ जहां चीन ने जापान को पहले से अधिक आक्रामक होने पर विवश किया, तो उसकी हेकड़ी के कारण अब भारत ने अन्य विकल्प साधने में शुरू कर दिए हैं, जिसमें अब प्रमुख है चीन तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को तैयार करना। चौंकिए नहीं दोस्तों, भारत का इरादा इस समय चीन को एक स्पष्ट संदेश देने का है, हमसे टकराने की सोचना भी नहीं, वरना बर्बाद हो जाओगे। इसी दिशा में भारत ने अपनी घातक मिसाइलों में से एक अग्नि 5 के प्रक्षेपण को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। लेकिन इस मिसाइल में ऐसा भी क्या खास है जिसके कारण भारत अब इसे चीन से निपटने, इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर उपयोग में लाने को तैयार है। दरअसल अग्नि 5 एक लंबी दूरी की घातक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह भारतीय सेना के लिए इतना अहम है कि उन्होंने समय पूर्व इस मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन अब चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस मिसाइल के इंडक्शन को फास्ट ट्रैक करने पर जोर दिया जा रहा है। ये मिसाइल इतना सटीक है कि एक ही बार में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। चीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी मिसाइल उसके देश की तरफ तैनात हो, लेकिन चीन की हेकड़ी और उसकी गुंडागर्दी ने भारत को इस हद तक विवश कर दिया है कि अब वो चीन के विरुद्ध अग्नि 5 तक को लॉन्च करने को तैयार है। परंतु इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? इस मिसाइल के कैनिस्टराइज्ड फीचर इस बात का सूचक है कि चीन चाहे जैसा भी हमला कर ले, वो चाहे परमाणु मिसाइल क्यों ना भेज दे, परंतु भारत ना केवल उसे ध्वस्त भी कर सकेगा बल्कि चीन के परमाणु हमलों का जोरदार जवाब भी देगा। इसके अलावा भारत इस समय एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे पायलट रहित हवाई जहाज़ों के जरिए इन मिसाइलों को तय टारगेट पर लॉन्च करने में कोई समस्या नहीं हुई। यानी कि इन मिसाइलों को ऐसे लड़ाकू हवाई जहाज़ों के थ्रू लॉन्च किया जाएगा जिनके अंदर पायलट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में हमारे जो जवान हैं, हमारे जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, उनकी जान की भी इससे रक्षा होगी। और साथ ही साथ जब अगर टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करें तो वो तो एडवांटेज हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी कि जो घंटी का निशान है उसे तुरंत दबाएं ताकि देशभक्ति से संबंधित सभी खबरें आप तक पहुंचती रहें और आप हमारे साथ मिलकर इस देश को जागरूक बनाने की मुहिम में हॉकफीड की हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।